तो मेरे कुछ सवाल हैं इस वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, और ये सवाल मेरे मन में अपने आप से भी हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या सचमुच इतनी गर्मी पड़ रही है? क्या हमारे बचपन की गर्मियों में और आज की गर्मियों में फ़र्क है? क्या क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक अफवाह है या इस दुनिया की असली सच्चाई? तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इन्हीं सब सवालों के जवाब, और बताना चाहूँगा कि इस धरती पर जो भी चीज़ें घट रही हैं या फिर बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं, इन बड़े बदलावों की असली वजह क्या है। और ये जो बड़े बदलाव हो रहे हैं ये सिर्फ मानव इंसान को ही नहीं, ये कष्ट दे रहे हैं जानवरों को, इस वातावरण की हर एक लिविंग थिंग्स को। इससे हर कोई इफेक्ट हो रहा है। तो हम बात करेंगे इसी चीज़ के ऊपर कि इस धरती पर जो ये बड़ा बदलाव हो रहा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ कि सिर्फ भारत में ही नहीं, ये भारत के अलावा अन्य देशों में भी घटना घट रही है। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसी की वजह से गर्मी बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई गर्मी को सिर्फ भारत में ही नहीं देखा गया है, भारत के अलावा बाहर विदेश यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी देखा गया है। इस गर्मी का असर देखा गया है जर्मनी, फ्रांस, इटली, बर्लिन और ब्रिटेन जैसे अन्य देशों में। गर्मी का कहर इस कदर पहुंचा वहां पर कि मात्र 40 से 45 डिग्री का टेम्परेचर हुआ ही था कि सारी जो रोड्स थी वो पिघलने लगी हैं, और ट्रैफिक लाइटों की जो लाइट्स होती हैं वो भी, उसकी प्लास्टिक भी पिघलने लगी है, यानी कि सॉफ्ट हो चुकी है। इसका रीज़न ज़्यादा बड़ा नहीं है, सीधा सिंपल है, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर 35 या 30 डिग्री तक रहता था, लेकिन आज वही टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, जो भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं, अब वही टेम्परेचर 40 से 45 जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर ये सब चेंज देखे जा रहे हैं। लेकिन हमें बात करनी है आज हम बात करेंगे इस भारत की गर्मी, यानी कि जो भारत देश में जो गर्मी पड़ रही है और जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और इस तरफ हम भारतीय लोग इतनी गर्मी, क्या 45 डिग्री की गर्मी में भी चाय ही मांगते हैं। कह रहे यार ज़रा चाय बनाना, और फिर जो वो फ्रेशनेस आती है ना बॉडी के अंदर, क्या कहने। लेकिन ये सब बातें छोड़ देते हैं, अब हम बात करते हैं गर्मी की। तो गर्मी किस वजह से हो रही है? ये सारी जितने भी जो चेंज हो रहे हैं इनकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह है सिर्फ क्लाइमेट चेंज। इसीलिए आज हम बात करेंगे इस अर्थ पर जो हो रहा है क्लाइमेट चेंज। क्या है ये क्लाइमेट चेंज? तो हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज किस वजह से होता है? सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पृथ्वी का जो वातावरण होता है वो एक कंबल की तरह है, यानी कि इस धरती को एक कंबल ने ढक रखा है, और वो कंबल यानी कि ब्लैंकेट कोई और नहीं, हमारी ओजोन लेयर है। अब ओजोन लेयर क्या काम करती है? ओजोन लेयर हमारी, जब सन की रेज हमारी इस धरती पर यानी कि सबसे पहले ओजोन लेयर पर पड़ती हैं, तो ओजोन लेयर 30% वापस रिफ्लेक्ट कर वो एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, और जो बची हुई 70% किरणें हैं वो हमारी धरती के अंदर एंटर करती हैं। अब ये रेज हमारे समुद्र, पहाड़, पेड़ पौधे और लिविंग थिंग्स, झरने, जितनी भी सारी थिंग्स हैं हमारी धरती पर, उन सब के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, और इसी के बाद दोबारा से यही प्रोसेस दोबारा से होता है। क्या कि ये किरणें वापस से फिर रिफ्लेक्ट करके बाहर एटमॉस्फेयर में भेज दी जाती हैं। लेकिन
गड़बड़ कहाँ हुई? कहीं नहीं। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है? तो मैं आपको अभी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। क्या है? अब ये जो प्रोसेस होता था अब तक, ये था पहले, लेकिन अब इस प्रोसेस में बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ है, मैं आपको यही चीज बताने जा रहा हूँ। जब ये सन की रेज हमारी धरती पर पड़ती थी तो धरती उसको 70% एब्जॉर्ब कर लेती थी। उसके बाद में ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होने के बाद सभी से फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट होती थी। लेकिन अब ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हमारी धरती पर सन की रेज नहीं पड़ती, सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती, तो हमारी धरती पर टेम्परेचर जाता -15 डिग्री सेल्सियस। और ये मनुष्य के लिए, यानी कि मानव इंसान, आदमी के लिए, जिंदा रहने के लिए नहीं है। हम इसमें लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सन की रेज हमारी धरती पर आती हैं। उसी के बाद ओजोन लेयर अपना वर्क करना शुरू करती है। ओजोन लेयर से सूरज की किरणें पास होती हुई आती हैं और वो किरणें हमारी धरती के -15 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को +15 डिग्री सेल्सियस कर देती है। अब यहाँ पर पेड़ पौधे, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सभी का जीवन संभव हो जाता है। यही वो वजह है जिसकी वजह से ओजोन लेयर को बनाया गया है और धरती के ऊपर जीवन को संभव बनाया जा सका है। तो आखिर ये गर्मी हमारे धरती पर कैसे रुकती है? इसका रीज़न सिंपल है कि हमारी धरती पर जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि आपका मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड है और वाटर वेपर, ये सभी चीज़ें यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस इस गर्मी को धरती से बाहर जाने से रोक लेती हैं, जिसकी वजह से इस धरती का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस से पहुंच जाता है +15 डिग्री सेल्सियस, जिसके बाद जीवन संभव हो जाता है। अब समस्या यहाँ पर आ चुकी है कि हम लोगों ने इस प्रक्रिया को इतना बड़ा कर दिया है, यानी कि प्रक्रिया मतलब प्रोसेस को इतना बड़ा कर दिया है कि ये गर्मी अब जो शॉर्ट टर्म यानी कि कुछ समय या कुछ दिन के लिए रहता था, अब वही प्रक्रिया काफ़ी दिनों तक चलती है। यानी कि ये गर्मी कुछ दिन ठहरती थी, ठहरने के बाद वापस से एनवायरनमेंट से होते हुए बाहर चली जाती थी, लेकिन अब ये गर्मी बाहर नहीं जाती है जल्दी से, जिसकी वजह से कुछ हमें साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिले। अब इसका रीज़न क्या है? समस्या शुरू हुई तब जब हम इंसानों ने इस प्रक्रिया को बढ़ा दिया, यानी कि और मजबूत कर दिया। और ये प्रक्रिया मजबूत कैसे हुई? मजबूत ऐसे हुई कि जब इन ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल करना हमने ज़्यादा कर दिया। अब ये जो गर्मी थी धरती पर ज़्यादा समय तक रुकने लगी है, जिसकी वजह से दिन तो गर्म होते ही होते हैं, इसकी वजह से रातें भी गर्म हो गई हैं। अब धरती का टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ता चला जा रहा है और जिसकी वजह से गर्म हवाएं चलने लगी हैं और हम इन्हीं गर्म हवाओं को कहते हैं हीट वेव, जिसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। उसी की वजह से अनेक संकटों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि सूखा पड़ना, पानी की कमी होना, झीलें और नदियों का सूख जाना और ग्लेशियर यानी कि बर्फ वाले जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो पिघल कर पानी बन जा रहे हैं। बात करते हैं कि इस प्रक्रिया को मजबूती कैसे मिली, तो हम मनुष्य ने इस धरती के ऊपर अनेक बदलाव किए, जिसकी वजह से ये प्रक्रिया बहुत मजबूत हो चुकी है। इन कुछ बड़े बदलावों की वजह क्या थी? जैसे कि बड़ी संख्याओं में पेड़ों को काटा जाने लगा और उन
की जगह पर बनाई जाने लगी कंक्रीट और सीमेंट से बनी हुई बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाने लगी। कोयले को अधिक मात्रा में जलाया जाने लगा और बिजली का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाने लगा। नई फैक्ट्रीज का निर्माण जोरों से किया जाने लगा और वाहनों का उत्पादन भी दुगनी तेजी से बढ़ने लगा। अब क्या, पेट्रोल, डीजल और जैसी प्राकृतिक गैसों का भी इस्तेमाल बढ़ने लगा। फिर क्या, जनसंख्या बढ़ने लगी और सारी चीज़ों का खपत दुगना या तिगना या चुगना होने लगा। और क्या, इसके बाद मॉडर्न ज़माना है तो एसी और रेफ्रिजरेटर का भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होने लगा। इन सब की वजह से ही ये प्रोसेस बहुत मजबूत बन चुका है और ये मजबूत इतना बन चुका है कि आज इस धरती के टेम्परेचर को ये 50 डिग्री सेल्सियस के पार भी ले जाने के लिए तैयार है। इन्हीं गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ती जा रही है। और फिर क्या, धरती का जो सामान्य तापमान था अब धरती उससे ज़्यादा गर्म रहने लगी है। इसी को बोला जाता है क्लाइमेट चेंज, यानी कि धरती का वो बढ़ता हुआ तापमान जिससे सारी चीज़ें तहस नहस हो रही हैं। यही है हमारा क्लाइमेट चेंज। अब बात करते हैं कि भारत पर इसका क्या असर पड़ा। भारत एक संवेदनशील देशों में से एक है और इसके कुछ मुख्य कारण हैं। सबसे पहला मुख्य कारण है हीट वेव। उत्तर भारत में कई बार तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से गर्म हवाएं भारी मात्रा में चलती हैं। पॉइंट नंबर 2, पानी का संकट। जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है उसी तरीके से नदियां और झीलों का पानी का जल स्तर बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है और इनके जल स्तर पर भारी प्रभाव पड़ा है। पॉइंट नंबर 3, खेती में गर्मी और अनियमित बारिश से जैसे फसलें गेहूं, धान और अन्य फसलों की पैदावार में भारी गिरावट हुई है। पॉइंट नंबर 4, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और इस बढ़ती हुई गर्मी की वजह से बीपी जैसी समस्याओं का इजाफा हुआ है, जिससे बुजुर्ग, छोटे बच्चे और जो लोग घर से बाहर काम करते हैं इन लोगों पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। तो क्या इसके लिए सिर्फ भारत ही जिम्मेदार है? तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। जी हाँ, भारत ही सिर्फ इसका जिम्मेदार नहीं है। ये एक जिम्मेदारी है, कैसी? वो है अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि सभी देशों को साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा, तभी हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। एक देश अकेले ही समस्या से छुटकारा नहीं पा सकता, हम सबको साथ मिलकर इस समस्या से छुटकारा पाना पड़ेगा। पुराने इतिहास में विकसित देशों ने भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज की और आज भी कई बड़े विकसित देश भारत से अधिक ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं। भारत आज भी कई विकसित देशों से इस ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के मामले में अभी भी बहुत विकसित देशों से पीछे है। तो यानी कि सिर्फ भारत का ही सिर्फ इसके पीछे हाथ नहीं है और बाकी देशों को भी इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। लेकिन भारत में तेजी से काटे जा रहे पेड़ और तेजी से बढ़ रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भारत भी इसमें काफ़ी सहयोग कर रहा है। इसीलिए भारत को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको अब कंट्रोल किया जाए।
तो बात करते हैं कि अगर हमने ये समाधान नहीं किया तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा। हम बात कर रहे हैं सिर्फ भारत की, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। तो हमारे भारत के लोगों का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसा होगा। पॉइंट नंबर 1, अगर ये चीज़ नहीं, यानी कि उत्सर्जन नहीं कम किया जाता है तो हीट वेव्स का लगातार ग्राफ बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से दिन और रात गर्म होने लगेंगी, यानी कि सारी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। पॉइंट नंबर 2, पानी की समस्या और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, खेती और खाद्य सुरक्षा पर दबाव पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 4, मौसम चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। कभी तेज बारिश होगी तो कभी सूखा पड़ेगा, कभी चक्रवात आएगा, कभी आंधी तो कभी तूफान की वजह से अनियमित चीज़ें होने लगेंगी। लेकिन भविष्य अभी तय नहीं है, इसीलिए आज के लिए हुए फैसले हमारे भविष्य के दशकों को बचा सकते हैं और हमें ये कदम उठाने ही होंगे। अब हम बात करते हैं समाधान की। तो हमें क्या क्या समाधान करने चाहिए जिसकी वजह से हम इस उत्सर्जन को कम कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला हो सकता है कि हमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, और बिजली की जितनी हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचत करनी चाहिए और पेड़ों को भारी संख्या में लगाया जाना चाहिए। और सिर्फ लगाना ही नहीं, लगाने के बाद उनकी देख रेख भी करनी चाहिए ताकि वो पेड़ जिंदा रह सकें और बड़े पेड़ बन सकें। हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा क्यों लगाने चाहिए, उसका एकमात्र रीज़न है कि जो भी हम इस वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैसेस छोड़ रहे हैं, यानी कि जो हीट हमारे वातावरण के अंदर घूम रही है जिससे इस धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पेड़ हमारे उस गर्मी को सोख लेते हैं, यानी कि उसे बोलते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें ठंडी हवा देते हैं। इसी वजह से कहते हैं ना कि पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। और खेती के अंदर हमें कम से कम फर्टिलाइज़र यानी कि खादों का कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाद जो होते हैं हमारी धरती यानी कि मिट्टी की नमी को सोख लेते हैं, जिससे इस धरती का तापमान बढ़ जाता है। हमें उद्योग गतिविधियों को थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि उद्योग गतिविधियां हमने देखी हैं कुछ समय से ये ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि इनका उत्सर्जन ज़्यादा कर रही हैं। इसीलिए हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोगों को कूड़ा कबाड़ यानी कि वेस्ट या फिर खेत का जो कबाड़ होता है, वेस्ट होता है, जैसे कि हमारी पुराली को जला देते हैं, वो जलानी नहीं है, उसे प्राकृतिक तरीके से डिकम्पोज होने देना। ये बढ़ती गर्मी सिर्फ मौसम नहीं बदल रही, ये प्रभावित कर रही है हमारे स्वास्थ्य, खेती, पानी और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को निगल रही है। क्लाइमेट चेंज कोई दूर की समस्या नहीं, ये आज हमारे आसपास हो रहे बड़े बदलावों में दिखाई दे रहा है। अगर हम अभी समझदारी से कदम उठाते हैं तो अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसी से आपको पता लगेगा देखने के बाद कि क्लाइमेट चेंज क्या है और क्लाइमेट चेंज किस वजह से हो रहा है और धरती पर हो रहे इस बड़े बदलाव से क्या क्या नुकसान हो रहा है और हो सकता है।
तो इसीलिए जुड़े रहें मेरे चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो गर्मी के ऊपर कैसी लगी। तो क्या आने वाले सन 2050 में भारत रहने लायक रहेगा? तो ये सवाल है मेरा आप लोगों से, इसका जवाब आने वाले समय में हमें पता चल ही जाएगा। तो ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल टेक केयर, बाय, ओके, टाटा, बाय।